तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि किसी भी जो लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में है, अगर कोई लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में है, कि हर पॉइंट पे प्रेशर हम्म। प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? और ये सारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है? पर यूनिट वॉल्यूम, इन सबका सम कांस्टेंट रहे, ठीक? प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट रहेगा। कौन? प्रेशर तो प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी हमें पर यूनिट वॉल्यूम लेनी है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्या चीज? मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। डेंसिटी हो जाएगा ना, जाएगा, ठीक है ना? हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है एम जी एच, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो जीएच। ठीक है ना? क्लियर है? तो हाँ। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट इन फ्लो ऑफ लिक्विड इन स्ट्रीम लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है? अब इसको हम प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं कि एक एक लिक्विड है, इसे एक पाइप में फ्लो कर रहा है स्ट्रीम लाइन में, और एक्स एंड से एंटर कर रहा है और वाई एंड पे लीव कर रहा है। एक्स एंड से एंटर कर रहा है लिक्विड और वाई एंड पे लीव कर रहा है। और मान लेते हैं लिक्विड ऐसे आ रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब जो एक्स एंड है उस पे एरिया मान लेते हैं A1 है, और वाई एंड पे एरिया A2 है, ठीक? और ग्राउंड से एक्स एंड जो है H1 हाइट पे है, वाई एंड H2 हाइट पे है। प्रेशर मान लेते हैं एक्स एंड पे P1 है, वाई एंड पे प्रेशर P2 है। और जब लिक्विड एंटर कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, ठीक है? हम्म। तो इतने वेरिएबल्स मैंने मान लिए। अब देखो, जब लिक्विड यहाँ पे एंटर करेगा तो प्रेशर जो होता है वो हमेशा अंदर की, मतलब प्रेशर हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे प्रेशर जो लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है? और यहाँ भी प्रेशर जो लग रहा होगा वो अंदर की ओर लग रहा है, P2। यहाँ पे प्रेशर मैंने माना है P2। तो यहाँ पे प्रेशर अंदर की ओर लग रहा है और लिक्विड भी एंटर कर रहा है, यानी प्रेशर क्या कर रहा है? प्रेशर ही लिक्विड को एंटर करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम ये निकालें कि एक्स एंड पे लिक्विड को एंटर करने में कितना वर्क करना पड़ रहा होगा, ठीक है, यूनिट टाइम में, अगर हम ये वर्क यूनिट टाइम में निकालें, वर्क डन बाय लिक्विड इन यूनिट टाइम while एंटरिंग एट x1, एक्स पे एंटर करने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो जाएगा, मान लेते हैं F1, प्रेशर एरिया। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा V1। क्यों? क्योंकि हम टाइम 1 यूनिट ले रहे हैं, तो यूनिट टाइम में लिक्विड उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना उसका वेलोसिटी होगा V1, ठीक है? और इसी को हम लिख देंगे F1 की जगह लिख देंगे प्रेशर P1 इंटू एरिया A1, तो P1 A1 V1 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये वर्क डन एक्स एंड पे हो गया। अगर हम वर्क डन एक्स एंड पे हो गया, ऐसे ही अगर हम वर्क डन वाई एंड पे निकालते हैं, ठीक है, तो आंसर आता माइनस P2 A2 V2। अब माइनस क्यों आता? क्योंकि हमने प्रेशर अंदर की ओर माना है, लिक्विड बाहर की ओर निकल रहा है, तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? तो अगर हम नेट वर्क डन निकालते हैं W नेट, तो ये आ जाता P1 A1 V1 माइनस P A2 हो जाता। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो नेट वर्क डन होता है वो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है। हाँ, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब लेंगे जब बॉडी में केवल काइनेटिक एनर्जी हो। यहाँ पे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी भी है, तो हम ले रहे हैं कि वर्क जो होगा वो टोटल चेंज इन एनर्जी के बराबर, चेंज इन एनर्जी के बराबर। चलो, ठीक।
तो अच्छा एक चीज और है, तो ये हो जाएगा P1 A1 माइनस P2 A2 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज इन टोटल एनर्जी लेना है, तो टोटल एनर्जी में पहले फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी में दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी mgh2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर है। एक फाइनल टोटल एनर्जी हो गई, बीच में माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी लेनी है जो कि हो जाएगी mgh1 प्लस हाफ m1 स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो यहाँ माइनस से ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट यूज करे ले रहे हैं, तीन से लिख। ये हमने पहले ही निकाला था कि A1 V1 जो होता है A2 V2 के बराबर होता है, और जो कि मास अपॉन m/ρ होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में लास्ट टाइम पे डेराइव किया था। इसको अगर हम यहाँ पे यूज कर लें, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P1 माइनस P2 और A1 V1 A2 V2 दोनों की जगह m/ρ आ जाएगा और वो कांस्टेंट और दोनों में कॉमन हो जाएगा, सॉरी। ठीक, इक्वल टू यहाँ पे पूरे में m कॉमन है, ठीक है, H2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस GH1 माइनस हाफ V। ठीक, m से m कट गया, रो को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं वन। अब तो देखो रो को मल्टीप्लाई करके और क्या आएगा वो डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो जब रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रो GH2 हाफ रो V स्क्वायर माइनस रो GH1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब ये जो माइनस वाले हैं इनको इधर ले आओ, तो आ जाएगा हाफ रो 1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू, और ये P2 को उधर ले जाए तो आ जाएगा P2 इधर आके प्लस करेगा और रो को इधर मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है रो GH2 प्लस हाफ रो स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं कि इसी को हम लिख सकते हैं जब 1 और 2 एंड पे, मतलब 1 एंड पे सम 2 एंड के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे P इक्वल टू प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो GH, हर जगह पे क्या रहेगा, सबका सम कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारी हो गई बर्नौलीज थ्योरम, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है और वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। अगला देखते हैं, बर्नौलीज पढ़ रहे थे हम लोग। बर्नौलीज हम पढ़ रहे थे, तो बर्नौलीज में हमने अभी निकाला P प्लस हाफ रो P स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल कांस्टेंट। ठीक है ना। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में रो P से डिवाइड कर दे, हाँ, है ना, तो एक इक्वेशन बन जाएगी P बाई रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर बाई T आ जाएगा क्योंकि रो कट जाएगा ए और एक प्लस H। ठीक है, क्योंकि रो डेंसिटी फ्लूइड की है जो कि कांस्टेंट होगी और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन रहेगा वो कांस्टेंट। इसे भी बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, बस इसमें जो चीजें हैं जो टर्म्स हैं वो बदल जाते हैं। इसे कहते हैं, हाँ हेड कहते हैं, तो इसे कहते हैं पोटेंशियल हेड, इसे कहते हैं पोटेंशियल हेड, इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड, ठीक है, और इसे कहते हैं प्रेशर हेड। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड वेलोसिटी हेड एंड प्रेशर हेड इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं बर्नौलीज। टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जिसमें हम टॉर्सलीज लॉ पढ़ेंगे। मान लेते हैं एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड है, मान लेते हैं वाटर ही है, और वो h हाइट तक फील्ड है, कैपिटल H हाइट तक। अब हमने क्या किया, ऊपर से h डेप्थ पे एक होल किया मैंने, इस होल से वाटर बाहर निकल रहा। अब वाटर जिस स्पीड से निकलेगा v, पहले वो निकालेंगे, उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, एफ्लक्स बोला। अब जब ये निकलेगा तो देखो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली निकल रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो इस पे काम करेगी, तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये पैराबोलिक पाथ में नीचे गिरेगा। तो ये जो पाथ होगा ये पैराबोलिक होगा, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैराबोलिक प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे, ये पाथ पैराबोलिक होगा और जितनी दूर गिरेगा जाके वो रेंज, तो ये v निकालेंगे और ये r निकालेंगे। अब अगर हम मान लेते हैं
ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने होल किया है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ठीक है। और ऊपर जो है सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट बी है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब हम होल करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड बाहर आएगा, तो हम ऐसे ही मान सकते हैं ना कि ऊपर का जो लिक्विड है वही नीचे ट्रैवल करके आ रहा है, ऊपर का लिक्विड ट्रैवल करके आ रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। कि ये जो नीचे का लिक्विड है ये तो बाहर निकलेगा नहीं, जब यहाँ तक के यहाँ तक लिक्विड आ जाएगा तो उसके बाद लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। नीचे का लिक्विड तो बाहर आ नहीं रहा है, ऊपर का ही लिक्विड ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, जब यहाँ का लिक्विड ट्रैवल करके यहाँ तक आ रहा है तो स्टार्ट कर रहा है यहाँ से चल, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है चलना और फिर चल के यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो, ठीक है। 0 तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, जीरो। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ये तो लिक्विड की सरफेस है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे लिक्विड निकल रहा है यहाँ पे भी एक प्रेशर लग रहा होगा, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा बाहर से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह है। और ये जो एच हाइट है ये बहुत ज्यादा तो है नहीं कि इतनी हाइट में इतनी डेप्थ नीचे आने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा है वही प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है। यहाँ पे लिक्विड स्टार्ट हो रहा है चलना तो v जीरो है, और यहाँ पे लिक्विड निकल रहा है v स्पीड से, और इस v स्पीड को ही हमको कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली, अगर हम बर्नौली को लगाएं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये तीनों का सम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ई पॉइंट पे देखें तो प्रेशर है पी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी और हाइट कितनी है कैपिटल एच, इक्वल टू ए पॉइंट पे प्रेशर है पी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो जी स्क्वायर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, क्योंकि हमने ऊपर से एच डेप्थ नीचे एच माइनस एच। अब ये पी ए और ये पी ए कट जाएगा तो जी एच इक्वल टू आ जाएगा हाफ प्लस रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच। ये रो जी कैपिटल एच और रो जी स्मॉल एच कट जाएगा। अब यहाँ पे जीरो बचा, इसको इधर ले आते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा टू जी एच, ठीक। यहाँ से रो से ये रो कट जाएगा, इक्वल टू टू जी एच फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसे कोई बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी जो होती है वो टू जी एच होती है, लेकिन इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है, इसमें जो हाइट होती है वो नीचे से ली जा रही होती है, ठीक है, हाइट नीचे से ली जा रही होती है, लेकिन इसमें हाइट ऊपर से ली जा रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट के ऊपर अबव फ्री सरफेस है वहां से हाइट हम ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। अब अगर हम ये निकालें कि इसका रेंज क्या है, सेकंड पार्ट है रेंज रेंज निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि इनिशियली इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, जब यहाँ पे लिक्विड बाहर निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन निकल रहा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स है वो वी ही है, लेकिन इनिशियली इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, ठीक। तो इनिशियली इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, वी है, और इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब जो लिक्विड है उसको कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है ऊपर से नीचे आने के लिए, एच माइनस स्मॉल एच, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल मोशन लें तो हाइट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाइट जो ट्रेवल करना वो ये इक्वल टू होना चाहिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इनटू टाइम टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। ये हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो ये यू वाई तो जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो एच माइनस एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी टू एच माइनस एच अपॉन जी का रूट, यानी इतना टाइम लगेगा लिक्विड को जाने में। और फिर हमको रेंज निकालना है, तो रेंज होगा हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम जितना नीचे आने में लग रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। रेंज हो जाएगा स्पीड यूएक्स कितना है, यूएक्स है हमारा अभी निकाला टू जी कैपिटल एच इंटू, और टाइम कितना है एच माइनस एच अपॉन जी, दोनों को एक ही रूट में ले लें, जी से जी कट जाएगा
और 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच बाई, ठीक है। हाँ ये रेंज का फॉर्मूला बन गया, 2 2 4 हो गया तो 4 का रूट बाहर आ गया 2 और जी जी कट गया, एच इंटू एच माइनस एच। तो रेंज का फॉर्मूला आया 2h माइनस एच। अब हम यहाँ पे दो केसेस और पढ़ेंगे। पहला केस नोट में कि ये जो रेंज है ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक, मतलब ऊपर से किस हाइट पे होल करें कि रेंज लिक्विड सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे। और सेकंड क्वेश्चन कि मैक्सिमम कब होगा, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रोजेक्टाइल में हम पढ़ते थे कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज सेम होता है, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे एच और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के लिए रेंज सेम रहता है, ठीक है। इन दोनों नोट्स को हम लिख लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे, प्रूव करेंगे कि रेंज और एच एच के लिए जो रेंज आएगा एंड एच माइनस एच के लिए जो रेंज आएगा सेम है ना। और एच एच के लिए तो रेंज मैंने निकाला ही, एच डेप्थ नीचे अगर हम होल कर रहे हैं तो रेंज का फॉर्मूला ये निकाला ही मैंने, आर इक्वल टू क्या है 2 अंडर रूट एच कैपिटल एच माइनस। अब अगर हम एच की जगह एच माइनस एच रखते हैं तो रेंज मान लेते हैं आर डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एच की जगह आ जाएगा एच माइनस एच ब्रैकेट्स एच माइनस इस एच की जगह आ जाएगा एच माइनस एच अंडर रूट एच माइनस एच। इसको एच माइनस एच से खोलो तो माइनस प्लस हो जाएगा, एच ये कट गया तो ये आ गया 2 एच माइनस एच इंटू एच, क्योंकि अगेन आर का ही फॉर्मूला, ठीक है ना, यानी ये दोनों रेंज सेम होते हैं। तो अगर हम न्यूमेरिकली देखना चाहे तो कुछ ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं लिक्विड 10 हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है, तो ऊपर से अगर हम 2 हाइट पे होल करें, मान लेते हैं ऊपर से 2 हाइट पे होल करें लिक्विड जहां पे गिर रहा है, और अगर ऊपर से h माइनस एच यानी 10 माइनस 2 कितना हुआ 8 हाइट पे होल करें तो भी लिक्विड क्या करेगा सेम जगह पे गिरेगा, तो के लिए रेंज सेम होगा, ठीक है। यानी अगर हम इसको समझना चाहे तो ऐसा होगा कि जब बिल्कुल यहाँ पे होल करेंगे तो लिक्विड बिल्कुल सीधे नीचे गिर रहा होगा, यानी कि रेंज 0 होगा। फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे रेंज बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे रेंज क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। इसी एक पॉइंट पे रेंज हो जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद रेंज फिर से कम होने लगेगा क्योंकि ऊपर वाले रेंजेस को नीचे रेंज रिपीट कर रहा है ना। हाँ तो यानी कि बीच में किसी पॉइंट पे रेंज क्या हो रहा होगा मैक्सिमम हो रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किस पॉइंट पे रेंज मैक्सिमम हो रहा है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड नोट है, और मैक्सिमम रेंज के लिए जो रेंज है उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अब डेरिवेटिव किसके टर्म में करेंगे, उस वेरिएबल के टर्म में जो चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है कैपिटल एच वो तो हमारी हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ लिक्विड है तो फिक्स है, जो स्मॉल एच है वो हमारा वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हम किस हाइट पे, स्मॉल एच क्या है जो हाइट पे हम होल्ड कर रहे हैं, तो ये हाइट हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, यानी स्मॉल एच हमारा वेरिएबल है। और अगर हम मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो डी आर बाई डी एच जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि एच ऑफ अंडर रूट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो एच एच माइनस एच स्क्वायर। अब इसको डेरिवेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 तो कांस्टेंट है। अब इसमें चेन रूल लगेगा, इस पूरे को समझेंगे, एक्स एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और इसको दोबारा करेंगे तो एच रो का स्मॉल एच का 1 हो गया माइनस इस एच स्क्वायर का हो गया 2h इक्वल टू 0। अब ये 2 2 कट गया और ये 0 में चला जाएगा तो h माइनस 2h इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी h इक्वल टू कैपिटल H बाई 2। यानी जब हम आधी हाइट ऊपर से, जैसे मान लेते हैं 10 मीटर का ऊंचा टैंक है और हम 5 मीटर पे ऊपर से या नीचे से देखिए पे हम होल करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करते हैं 2 बाहर h की जगह h बाई 2 रख देते हैं और h माइनस एच की जगह h बाई 2 रख देते हैं, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम रेंज के लिए वैल्यू क्या आएगी। मैक्सिमम रेंज की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके यहाँ पे h माइनस एच स्क्वायर बाई 4 यानी कि h के बराबर आएगी, यानी लिक्विड उतनी ही दूर मैक्सिमम गिरेगा जाके
जितना उसमें लिक्विड की क्या है, हाइट है। हम्म, यानी कि अगर एक टैंक है जिसमें लिक्विड 10 हाइट तक भरा हुआ है, तो जब हम बिल्कुल मिड में 5 पे होल करेंगे तो लिक्विड 10 हाइट पे ही 10 रेंज पे ही दूर गिरेगा जाके। अब जैसे जैसे लिक्विड, अब अगर ये होल करके छोड़ दें हम, ये जो मैंने रेंज, ये जो मैंने वेलोसिटी ये सब कैलकुलेट की है, ये किसी इंस्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि लिक्विड बाहर निकलेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ हाइट भी decrease वाटर होगी। कम होगा और हाइट कम होगी। तो जैसे जैसे ये हाइट कम होगी वैसे वैसे क्या होगा, हाइट कम होगी, तो इसका रेंज भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। कम और हो जब जाएगा। लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा तो रेंज जाएगा के नीचे, ठीक है। ओके, तो अगर डिक्रीजिंग टाइम के साथ हाइट निकालना चाहे, मतलब जैसे जैसे लिक्विड बाहर निकल रहा है वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है ना, तो उस डिक्रीजिंग टाइम के साथ अगर हम ये रेंज वगैरह निकालना चाहे तो कुछ और फॉर्मूला आता है, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। ठीक। उसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब फिलहाल इसका मतलब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ये केस है कि हमने होल जो किया है वो बहुत फाइन किया है, और जो लिक्विड है वो इतना ज़्यादा है कि अब पर द टाइम इतनी जल्दी कम नहीं हो रहा है कि अब हम यहाँ पे उसको कंसिडर करें कि जितना लिक्विड बाहर निकल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो कम, ठीक है। हम्म, फिर भी इसके कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं, वो हम बता देते हैं। क्या है देख लेते हैं। एक और नोट देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कंटेनर में वाटर पहले एच हाइट तक था, ठीक है? अब जब हमने होल किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, कम हो रहा है। मान लेते हैं होल जब इसमें कम हो रहा है, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट, तो पहले एच हाइट तक वाटर था, अब एच डैश हाइट हो गया। तो अगर हम ये पूछें कि एच हाइट से एच डैश हाइट जाने में कितना टाइम लगा पानी को, तो इस टाइम का फॉर्मूला है टी इक्वल टू ए बाई ए नॉट अंडर रूट 2/g ब्रैकेट अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच डैश, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ए इस सरफेस यानी इस कंटेनर का जो सरफेस है वाटर का उसका एरिया है, और ए नॉट क्या है, ये जो होल मैंने किया है इसका एरिया, का एरिया है, और ए नॉट इसका एरिया है। बाकी पहले हाइट इतनी थी, अब हाइट इतनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो पहले 10 मीटर हाइट तक था पानी, अब 3 मीटर हाइट तक बचा, तो 10 से 3 हाइट होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। और दूसरा ये है क्वेश्चन कि अगर हम ये पूछे कि इसको कंप्लीटली एम्प्टी होने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं होल अगर बिल्कुल बेस में कर दें, ठीक है, तो थोड़े देर मतलब कुछ टाइम लेगा, ये कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो कंप्लीटली एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, एच डैश की जगह 0 कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप कंप्लीट एम्प्टी होने का टाइम निकालना चाहें, टाइम ऑफ कंप्लीट एम्प्टी, इसी तरीके से एम्प्टी होने तो टाइम आएगा, वो आएगा ए बाई ए नॉट कैपिटल एच बाई जी, क्योंकि हम एच डैश को 0 कर देंगे और इस रूट को इसके साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे यूजफुल हो सकते हैं क्वेश्चन करने। अगला है हमारा वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है, ये एक तरीके का डिवाइस है जो फ्लो ऑफ लिक्विड की स्पीड को मेजर करने में हेल्प करता है। इसमें क्या है, इसमें एक पाइप है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आगे से टैपर हो जाती है। टैपर हो जाने का मतलब है इसका एरिया कम हो जाता है। उसके बाद फिर से ये जो है मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल रखी हुई, ठीक है। अब इसमें क्या किया, फिर जो एंटर कर रहा है, मान लेते हैं 20 स्पीड से एंटर कर रहा है। अब जिस स्पीड से एंटर कर रहा है इस स्पीड को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो एरिया है इसका कैपिटल ए, ठीक है ना, और इस पॉइंट पे एरिया जो है स्मॉल ए, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है और एक ट्यूब यहाँ पे लगी है।
ट्यूब लगी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ। अब जब लिक्विड इसमें फ्लो करता है, एंटर करता है, ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये पूरा सिस्टम हॉरिजेंटल है, तो अगर हम हाइट देखें हर पॉइंट पे ग्राउंड से तो सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे जो हाइट है कैपिटल एच मान लो, वही हाइट यहाँ भी है ग्राउंड से, कैपिटल एच मान लेते हैं। ये जो मैंने लाइन हॉरिजेंटल खींची है ये ग्राउंड को, तो हाइट हर जगह पे सेम मानेंगे। यानी कि जब हम कंजर्वेशन सॉरी बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो रो जी एच वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्योंकि हाइट सेम है। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को लगाए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एक्स और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं वाई, जब हम एक्स और वाई पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कैंसिल। अब पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कुछ होगा, मान लो P1, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा मान लेते हैं P1, और यहाँ पे भी कुछ प्रेशर होगा मान लेते हैं P2। अब क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया कम हो जा रहा है, अगर यहाँ पे एरिया कम हो जा रहा है तो यहाँ पे लिक्विड की स्पीड क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अगर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, अब यहाँ दो ही टर्म है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, तो अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो यानी प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो यहाँ प्रेशर कम हो रहा होगा। अच्छा ये जो ट्यूब लगाई है ये प्रेशर मेजर करने के लिए है। क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे लिक्विड जो इस ट्यूब में फिल होगा, तो मान लेते हैं कुछ H2 हाइट तक होगा, स्मॉल H2, हाइट स्मॉल h से ली। और ऐसे ही यहाँ पे प्रेशर जो होगा तो जैसे लिक्विड जो इसमें फिल होगा, मान लेते हैं H1 हाइट तक फिल हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है H1 माइनस H2, तो थोड़ी देर के लिए H कह देते हैं, ठीक। ये हमारा पूरा वेंचुरी मीटर का डायग्राम है, और उसमें जो टर्म्स यूज होंगे वो टर्म्स हमने बता दिए। अब बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं एक्स और वाई पे, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम बीटी एट एक्स एंड वाई। एक्स पे प्रेशर है P1 प्लस हाफ रो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जिस वेलोसिटी से लिक्विड एंटर हुआ वही वेलोसिटी यहाँ होगी क्योंकि एरिया चेंज नहीं हुआ है, प्लस टू जी कैपिटल एच इक्वल टू, यहाँ पे होगा वाई पे P2 प्लस हाफ, एक मिनट, तो यहाँ पे आएगा P2 प्लस हाफ। अच्छा तो मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी है डी, नहीं चलिए P2 प्लस हाफ, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है ना उसको वी वाई लिख देते हैं, अब वाई पॉइंट है ना तो वी वाई लिख देते हैं, वाई का स्क्वायर प्लस रो कैपिटल है। अब ये रो जी एच वाला टर्म कट जाएगा और P1 की जगह, अच्छा देखो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम होता था रो जी एच, इक्वल टू क्या होता था, रो जी एच, याद है ना, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, रो जी एच ये निकलवाया था। तो अगर P1 यहाँ पे जो प्रेशर है वही इस हाइट की वजह से जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ भी होगा, ठीक है। या ये कह दो कि जितना प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ था उसी वजह से यहाँ पे लिक्विड ऊपर गया था, तो ये P1 और ये जो लिक्विड कॉलम का प्रेशर है वो दोनों बराबर होना चाहिए। P1 की जगह हम लिख सकते हैं रो जी H1 प्लस हाफ रो जी स्क्वायर इक्वल टू P2 की जगह लिख सकते हैं रो जी H2 प्लस हाफ रो, और ये जो वी वाई स्क्वायर है इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, तो इसकी जगह हम ये लिख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है कि एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे एरिया है कैपिटल ए, वेलोसिटी है वी, और यहाँ पे एरिया है स्मॉल ए और वेलोसिटी है वी वाई। वी वाई की जगह हम लिख सकते हैं ए वी अपॉन स्मॉल ए, ठीक है। तो अच्छा हमको वेलोसिटी का ही फॉर्मूला निकालना है, तो हाफ रो वी स्क्वायर को यहीं रोक लेते हैं इक्वल टू रो जी H2, और इसको इधर ले आते हैं माइनस रो जी H2, और हाँ यहाँ पे वी वाई की जगह लिख देते हैं ये ए वी अपॉन और ए का होल, ठीक, प्लस हाफ रो ए स्क्वायर बी, या ऐसे लिख देते हैं ए बाई स्मॉल ए का होल स्क्वायर इंटू, अब ये भी यही भी हमको कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले आ रहे, तो हाफ रो कॉमन हो जाएगा, वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ए बाई स्मॉल ए का होल स्क्वायर
टी स्क्वायर तो नहीं हुआ, तो वन ए माइनस ए इक्वल टू इधर बनेगा रो जी कॉमन H2 माइनस H2 माइनस H2 माइनस H1, अच्छा रो रो कट जाएगा, H2 माइनस H1 को हम कर देंगे H, E का फॉर्मूला जो बनेगा बनेगा E H2, E आ जाएगा यहाँ H, यहाँ पे हमने क्या किया है H2 माइनस H1 को H लिखा, हम यहाँ पहले ही लेवल कर चुके, हो जाएगा E H अपॉन 1 माइनस ए बाई स्मॉल ए का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से देखो हमको वेलोसिटी निकालनी है जो एंटर कर रहा है इसमें, जो फ्लूइड इसमें एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला ये बन गया। अब एच हाइट हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्यूब्स पे जो है मार्किंग होगी उससे हम मेजर कर लेंगे ये एच कितना है, तो एच पता मुझे, ये मुझे ऑलरेडी नोन है, और एरिया जो है जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है एरिया का स्क्वायर यहाँ का और यहाँ का एरिया, वो दोनों क्या हो गए वेंचुरी मीटर जिसने बनाया होगा, मतलब जिस भी कंपनी ने उसने वहाँ पे मेंशन कर दिया होगा इसके इनर, मतलब यहाँ पे एरिया कितना है और यहाँ पे एरिया कितना, ठीक है। तो बात तो सिर्फ हमको क्या करना है, इसमें लिक्विड को फ्लो कराना है, और ये एरिया का रेशियो ऑलरेडी पता होगा, जी पता है, और सिर्फ हमको एच मेजर करना है। एच मेजर करके हम बता देंगे कि इस वेंचुरीमीटर में जो लिक्विड एंटर कर रहा है वो किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर मान लेते हैं ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि जो वेंचुरीमीटर है, जैसे मान लो किसी पाइप में हम वेंचुरीमीटर कनेक्ट कर रहे हैं कि हाइट मेजर करने के लिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पाइप हम यूज कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और हो, वेंचुरीमीटर जो हमारे पास डिवाइस है उसका एरिया कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ये भी वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी होगी लिक्विड की, इससे लिक्विड वेंचुरीमीटर में एंटर कर रहा है। अगर हमारे पाइप में का एरिया कुछ और है तो अगेन हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से ये निकाल सकते हैं कि जो पाइप जिसको मैंने वेंचुरीमीटर में कनेक्ट किया है उससे लिक्विड किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसमें एक चीज और निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, तो क्यू, इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमको क्या करना है, बस अगर रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो एरिया से और मल्टीप्लाई कर देना है, क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटू बी, तो अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें और बी हमारे पास है 2GH अपॉन 1 माइनस ए बाई स्मॉल ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अंदर ले लें, अंदर आके यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू अंडर 2GH ए स्क्वायर अपॉन, चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, ये कि ए अपॉन स्मॉल ए आ रहा है, कहीं हमने कोई गलती कर दी है क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो एरिया इंटू पाई की जगह कैपिटल ए बी अपॉन ए ही आएगा, है ना। और जब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस, क्योंकि ये निगेटिव नहीं आ जाएगा, एरिया तो बड़ा होगा स्मॉल ए छोटा होगा, वन में से घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा क्या, और नेगेटिव आ जाएगा तो एक सॉल्व कर, अच्छा यहाँ H2 माइनस H1 आया है, एक ठीक ये बात, यहाँ आया है H2 माइनस H1, क्या आया है H2 माइनस H1, तो यहाँ पे H2 बड़ा नहीं है H1 बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्या आया है H2 माइनस H1 आया है, जबकि H1 बड़ा है H2 नहीं बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे जब हम H1 माइनस H2 करेंगे यानी कि माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1, अब ठीक हो गया, क्योंकि वो फॉर्मूला निगेटिव दे रहा था ना अंडर रूट में, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक, तो फॉर्मूला आएगा वही रहेगा, बस यहाँ पे h जो है वो H1 माइनस H2 हो जाएगा ए बाई स्क्वायर, ठीक है। लो ये हो गया हमारा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर से हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड निकाल सकते हैं। और एक चीज और है कि यहाँ पे वेलोसिटी में डेंसिटी कहीं नहीं आ रही है, ठीक है, तो जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी डेंसिटी जानने की जरूरत नहीं है, और टेम्परेचर के इफेक्ट से डेंसिटी में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस एक्सपेरिमेंट। हाँ, टेम्परेचर का इफेक्ट डिवाइस पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि डिवाइस में
एरिया वगैरह में चेंज हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन, और उससे टेम्परेचर चेंज होने से थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन से इस डिवाइस पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी है में डेंसिटी नहीं आ रहा है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड में जो टेम्परेचर का चेंज आएगा उससे इसके वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है एरोप्लेन का फ्लाई करना। देखो एरोप्लेन की फ्लाइंग में कोई इक्वेशन नहीं डेराइव करनी, बाकी एनसीईआरटी में इसमें एक न्यूमेरिकल बड़ा सा दिया हुआ है। अब एरोप्लेन के विंग्स का एरिया वगैरह दिया गया है और पूछा गया है कि कितना लिफ्ट क्रिएट होगा एरोप्लेन। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एरोप्लेन का जो विंग्स होता है उसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि एरोफॉइल। सामने से, मतलब वैसे तो विंग्स ऐसे लंबे लंबे बने होते हैं, है ना, लेकिन जब उसको फ्रंट मतलब विंग्स को अगर ऐसे ऐसे विंग दिखता है तिरछा, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे और क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको क्रॉस सेक्शन। अब इसमें जो एयर है जो कि फ्लूइड की तरह वर्क करती है, जब वो एंटर करती है, अब जब प्लेन दौड़ता है, स्पीड से रन करता है, क्या करता है कि जो एयर है वो इसमें कुछ एयर में ये फ्लो करता है, तो एयर कुछ इसके ऊपर वाले सरफेस से ऐसे जाती है और नीचे से डायरेक्ट जाती है, यानी ऊपर वाली सरफेस जो कि कर्व है उससे एयर को कर्व होके जाना पड़ता है, और नीचे वाली सरफेस से एयर डायरेक्ट चली जाती है, यानी यहाँ पे वेलोसिटीज में फर्क हो जाता है v1 और v2। अच्छा, यहाँ पे हम इस पॉइंट और इस पॉइंट में हाइट सेम मानेंगे, मतलब ग्राउंड से जो हाइट मानेंगे, मान लेते ग्राउंड से जो हाइट है h, और यहाँ पे जो h डैश है, मान लेते ये जो लोअर पार्ट है प्लेन प्लेन के विंग का लोअर पार्ट है और जो अपर पार्ट है, दोनों में हाइट जो है वो कहने को तो अलग है लेकिन हम इसको सेम ही मानेंगे, क्योंकि जो विंग्स है उसका डेप्थ मतलब थिकनेस इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इस हाइट का कोई फर्क पड़े, ठीक है। तो ये हम सेम मानेंगे, यानी कि सीधे सीधे हमारे पास प्रेशर प्लस टेंशन एनर्जी प्लस रो जी एच वाला टर्म हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे हाइट सेम है तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो सिर्फ दो टर्म आ रहे, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। अब क्या होगा, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक, और जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे मतलब एयर एंटर करती तो ये जो v2 और v1 में से कौन सी वेलोसिटी बड़ी होगी, v1 जो होती है वो ज्यादा होती है और v2 कम। यहाँ पे मतलब ऊपर से एयर आ रही है जो कर्व करके जा रही है, ये ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है इन कंपैरिजन टू दिस एयर, इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है P1 और यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है P2, P1 जो होता है वो कम हो जाता है और P2 ज्यादा हो जाता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि जहाँ, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट लेना है, तो जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और जहाँ वेलोसिटी कम होगी प्रेशर बढ़ जाएगा। अब P2 ज्यादा है और P1 कम है, इसलिए ओवरऑल एक लिफ्ट ऊपर की ओर क्रिएट करता है, तो नेट प्रेशर जो कि एक लिफ्ट देता है, ठीक है, वो ऊपर की ओर क्रिएट होता है जो कि P2 माइनस P1। अब आपको प्रेशर पता चल गया, ठीक है, तो जब ये न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ऊपर और नीचे से पास होने वाली एयर का रेट वेलोसिटीज बता दी जाएगी और आप प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ विंग दिया होगा जिससे आप फोर्स निकालेंगे कि फोर्स ऑफ लिफ्ट कितना क्रिएट होगा, ठीक है, और उससे आप बता देंगे कि कितना फोर्स ऑफ लिफ्ट क्रिएट हो रहा है इस प्लेन को ऊपर उड़ाने, ठीक है। तो ये हो गया फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। सेम होता है अगर जैसे कोई हट है, ठीक है, तो हट के ऊपर क्या होता है, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो ये हट उड़ जाती है, क्यों, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो इसको समझना और आसान है। जब एयर बहुत तेज फ्लो करती है तो हट के ऊपर से एयर बहुत तेजी से फ्लो कर रही है, जबकि ये जो घर बना हुआ है इसकी वॉल की वजह से अंदर एयर की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, अंदर कोई तूफान तो आ नहीं रहा है, बाहर तूफान चल रहा है, तो बाहर से जो हट के सरफेस से एयर जा रही है वो बहुत तेजी से जा रही है, जबकि अंदर कोई हवा नहीं, यानी कि हवा है लेकिन उसका कोई फ्लो नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है P1 बहुत कम हो जाता है, जबकि अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है P2 वो कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये अंदर से एक प्रेशर लगता है और ये
हार्ट का मतलब ऊपर का पोर्शन होता है, ये क्या हो जाता है, फ्लाई ऑफ हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ हो दोनों तरफ, है ना, तो क्या होगा, ये लिफ्ट थोड़ा कम हो जाएगा, होगा तो फिर भी लेकिन कम हो जाएगा। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए बर्नौलीज थ्योरम के एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ता है। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो स्प्रे है का जो काम करना है, स्प्रे का जो काम करना है, जो स्प्रे काम करता है वो भी बर्नौली से काम करता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बर्नौली से काम करती है। एग्जाम्पल्स वगैरह में बहुत सारे दिए हुए। आगे बढ़ते हैं, आज फिर टॉपिक रखते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अभी इसमें और कुछ भी बाकी है, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे ये है कि टॉपिक खत्म होने के साथ साथ न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्न पे टॉपिक। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।